नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार को जारी की रिपोर्ट। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल और मोटे अनाज का बुआई का रकबा बढ़ा। चावल का बुआई क्षेत्र बढ़कर हुआ 180 लाख हेक्टेयर से अधिक। मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी बढ़कर हुआ 134 लाख हेक्टेयर से अधिक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा, बैंकों को गरीब ऋण बकायेदारों से संवेदनशील तरीके से निपटने की है जरूरत। सभी बैंकों को दिया निर्देश, ऋण किश्तों के भुगतान पर गरीब किसानों के साथ मानवीय और संवेदनशीलता से करें काम। भारत और अर्जेंटीना जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए हुए सहमत। अर्जेंटीना सांता फे प्रांत के गवर्नर ओमर एंजेल पेरोटी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से की बातचीत। जितेंद्र सिंह ने कहा, दोनों देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रतिनिधि मंडलों के बीच करेंगे वार्ता। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, आपदा के समय कृषकों की आय स्थिर रखता है प्रधानमंत्री फसल बीमा। किसानों के सामने जलवायु परिवर्तन आज कृषि जगत में सबसे बड़ी चुनौती। समय से वर्षा न होना, 2 से 3 दिन में ही पूरे सीजन की वर्षा हो जाना, तापमान अचानक कम और अधिक होना किसानों के लिए होती है प्रतिकूल। अगले 4 दिन में केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में बारिश में आई कमी, अगले 24 घंटे में हल्की से सामान्य वर्षा का अनुमान। मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करके बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल और मोटे अनाज का बुआई रकबा बढ़ गया है। चावल का बुआई क्षेत्र 175 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 180 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी 128 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 134 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हालांकि दालों का बुआई क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 85 लाख हेक्टेयर ही रह गया है। इस वर्ष खरीफ फसलों की कुल बुआई का क्षेत्र 724 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 733 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा है कि वो ऋण भुगतान मुद्दों को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पूर्ण भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटाने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, उनको निर्देश दिया गया है कि वो छूटी हुई ऋण किश्तों के भुगतान के मुद्दे पर गरीब किसानों के साथ मानवीय और संवेदनशील तरीके से निपटें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से अर्जेंटीना में सांता फे प्रांत के गवर्नर ओमर एंजेल पेरोटी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और अर्जेंटीना जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा जगत, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योग के प्रतिनिधि मंडलों के बीच व्यापक वार्ता आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। गवर्नर पेरोटी ने कहा कि इन संयुक्त प्रस्तावों में से लगभग 8 सांता फे प्रांत के लिए हैं और ये भी बताया कि ये प्रांत भारत और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 80% हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सांता फे विशेष रूप से सोयाबीन में जैव प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का केंद्र है और इस प्रांत में विश्वविद्यालयों और उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधी बीज उत्पादन में यहाँ अग्रणी रूप से काम किया गया है।
और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शाही ने कहा कि आपदा के समय किसानों की आय को स्थिर रखने एवं कृषकों की आय दुगनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये कृषकों को किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा के विरुद्ध उनकी अधिसूचित फसलों को बीमा कवर प्रदान करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक, आधुनिक संसाधन एवं उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज कृषि जगत में सबसे बड़ी चुनौती जो किसान भाइयों के सामने है वो है जलवायु परिवर्तन। उन्होंने कहा कि समय से वर्षा ना होना, 2 से 3 दिन में ही पूरे सीजन की वर्षा हो जाना, तापमान अचानक कम व अधिक हो जाना, ये चीज़ें किसानों के लिए प्रतिकूल होती हैं। ऐसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पूर्ण गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के सभी कृषक भाई योजना अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसल का बीमा करा कर प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें एवं देश व प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहकार से समृद्धि के जरिए महिला किसानों को डेयरी से जोड़कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। एनडीडीबी की 22 प्रोड्यूसर डेयरी कंपनियों से किस तरह देश आत्मनिर्भर बन रहा है और महिलाओं का किस तरह आर्थिक विकास हो रहा है, इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक डेयरी सर्विसेज सीपी देवानंद से। ग्रामीण भारत में किसानों की आर्थिक तरक्की में कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड लगातार काम कर रहा है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक सर्विसेज सीपी देवानंद मौजूद है। ये बात करते हैं सर, अगर बात करें एनडीडीबी की तो एनडीडीबी की कितनी अभी डेयरी चल रही है देश भर में और कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं तकरीबन? एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज एनडीडीबी के होल्डी ओन सब्सिडरी है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और आज तक हमने 22 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज सेटअप की है जिसके साथ लगभग 9 लाख किसान भाई जुड़े हुए हैं और उसमें कुछ 70% महिला मेंबर है। इससे किसानों की तरक्की में हम कितना बदलाव दे रहे हैं? मिल्क एडल्ट्रेशन की बात हो तो उसमें कितना सुधार देख रहे हैं और किसानों को दूध अच्छे दाम पर बिकने की एक सुविधा उपलब्ध करवाएं, उसके संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं? ये मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जहाँ भी सेटअप हुए हैं वहाँ पे किसान मेंबर्स को मार्केट लिंकेज जो एक फॉरवर्ड एक्सेस जो मिल रहा था, मार्केट एक्सेस जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था और बीच में जो दूधिया जो बोलते हैं या जो मिडिलमैन में जो होते हैं वो उसका लाभ उठा रहे थे। और जब प्रोड्यूसर कंपनी आ गई जिस जगह पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं वहाँ पे जब से ये लोग हमारे कंपनी सेटअप हुए हैं तो किसान के खाते में डायरेक्टली पेमेंट जा रहा है। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो जब दूध होल्ड करते हैं तो मतलब 10 या 15 सेकंड के अंदर ही उनके मोबाइल पे वो SMS आ जाता है कि दूध कितना डाला है और उसका जो फैट एसिलफ क्या है और उसका खाते में कितना पैसा जमा हो है। जो भी मिल्क हम लेते हैं प्रोक्योरमेंट के पहले उसका फैट एसिलफ का टेस्ट होता है, एडल्टरेंट का टेस्ट होता है, वो सब टेस्टिंग होने के बाद ही हम दूध इकट्ठा करते हैं। फिर बात करें डेयरी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सुदृढ़ स्थिति बनाना, कितना फायदा इससे मिल रहा है और आज भविष्य की तस्वीर हम किस तरह देख रहे हैं? देखिए जैसे मैंने बोला जो 9 लाख जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें लगभग 70% महिला है। हमारे जो 22 अभी जो कंपनीज हैं उसमें शायद 15 में जो चेयरमैन है जो बोर्ड के जो चेयरमैन है वो महिलाएं हैं। लगभग 170 हमारे डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ 115 के करीब लोग महिलाएं हैं। तो महिलाओं को ये मतलब उनके एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत काम किया है। डेयरी के जरिए भविष्य में किस तरह देश आत्मनिर्भर बनेगा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में? आज के डेट में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन है वो इंडिया में, भारत में है। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो हमारे पशु की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। बाकी डेयरी एडवांस जो नेशन के
कंपैरिजन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी कम है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं अभी सरकार लेके आ रहे हैं, जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जिससे आपको खाली फीमेल काफ से पैदा होगी, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी फॉडर प्रोडक्शन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिससे आपको अच्छा फॉड घास मिलेगा, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े। सिमिलरली फॉडर एफपीओज भी बना रहे हैं। तो इतने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक सर्विसेज सीपी देवानंद, जिनका मानना है कि एको जहां एनडीडीबी की सब्सिडरी कंपनियों के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर डेयरी उद्योग के जरिए देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय जैना के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, आगरा। अगली खबर मुंबई से। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है। इस बीच मुंबई में देर रात करीब 2 बजे अंधेरी ईस्ट चकला इलाके में एक आवासीय सोसाइटी के पास भूस्खलन की घटना सामने आई है। मुंबई अग्निशमन विभाग ने बताया कि दमकल की 4 गाड़ियां और मुंबई पुलिस के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं। तेलंगाना के विभिन्न भागों में भी तेज वर्षा जारी है। थोड़ी राहत के बाद बहुत तेज वर्षा से कई स्थानों पर सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। निजामाबाद जिले के वेलपुर में 24 घंटे से कम समय में सबसे अधिक 461.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। हैदराबाद मौसम केंद्र ने बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के निकट उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी कारण कल इस क्षेत्र में दबाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुछ स्थानों पर अगले 3 दिन बहुत तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद में तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ भागों में 1 घंटे के भीतर ही 40 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इस बीच जलग्रहण इलाकों में तेज वर्षा के कारण गोदावरी और कृष्णा नदी के निकट सभी परियोजनाओं में वर्षा का पानी भर रहा है। इस बीच गुजरात में अब बारिश में कमी आई है। कल सूरत के कांकरेज में 3.5 इंच बारिश हुई। गुजरात में अब तक सीजन की 70% बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश होने वाले डांग जिले में 35% जितनी बारिश हुई और जूनागढ़ में 144% बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य में हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान है। मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर न सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है बल्कि लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के आह्वान पर अनंतनाग जिले के सादियारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी ने जब इलाके को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक 2 और सोनोलो जैसी अनोखी पहल शुरू की तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और व्यापक जन भागीदारी ने इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। डीडी न्यूज से बातचीत में सरपंच फारूक अहमद गनी ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि बीते 3-4 सालों से जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जो पारदर्शिता आई है उससे व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर लगातार बदल रही है और बेहद अहम बात यह है कि सरकार, शासन और प्रशासन के साथ साथ जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसी ही जन भागीदारी को आज हम आपको दिखाएंगे। अनंतनाग के सादीवारा गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन स्वच्छता और वेस्ट टू वेल्थ से प्रभावित होकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो सरपंच हैं उनकी अगुवाई में यहाँ पर सभी लोग उसमें शामिल हैं। तो आप हमें सबसे पहले इस अभियान के बारे में बताइए, ये है क्या? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने 2014 से जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तो उस स्वच्छ भारत अभियान के से प्रभावित होके पहले थोड़े मतलब टाइम में जैसे कहीं कहीं फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा, आई कनेक्टेड इट विद माय रिलीजन, वाई आवर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट द क्लीननेस इज हाफ ईमान एंड और ये सफाई जो है निसफ ईमान है। तो मैं सोचने लगा कि हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े सोशल इंजीनियर है। 19 में हमने यहाँ से एक अभियान चलाया, गिव प्लास्टिक टेक रिवार्ड, और ये अभियान मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हम देखेंगे कि अगर लोग इस चीज के लिए जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस चीज को
लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे। इसमें क्या किया जाता है इस अभियान में? कैसे आप जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं और किस तरह से रिवॉर्ड क्या देते हैं? इस अभियान को जब हमने शुरू किया, पहले तो हमने सर्टिफिकेट्स दी, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है, हमारे यहाँ के जो यूथ है, हमारी यहाँ की जो औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अवार्ड दिया। और उसके बाद हमने गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड का एक नारा दिया और उस नारे को हमने हाल ही में 7 मई 2023 2 गोल्ड कॉइन्स दी। इसमें जो जन भागीदारी है वो आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे है, लोग कैसे आगे आ रहे हैं, क्या इस अभियान में किया जाता है, कैसे आप वेस्ट कलेक्ट करते हैं? हमने ये कलेक्शन शुरू की, हमने हर दिन जो है 2 घंटे इसमें रखा और 2 सफाई साथी हमने नियुक्त किए अपने इसमें हलके में। फिर हम एक जगह यहीं पे हमने साथ में एक जगह रखी है, वहां पे उसको जमा करते हैं और फिर हर 15 दिन बाद उसको हम जमा करके 15 दिन बाद जब हम उसको जमा करते हैं और उसको सेग्रीगेट एट सोर्स करते हैं। एट सोर्स सेग्रीगेट करने के बाद फिर हम प्लास्टिक पॉलिथीन अलग निकालते हैं और जो बोतल्स और जो रिसाइकलेबल चीजें हैं वो अलग निकालते हैं। और मैं आपको ये कहूं कि ये पूरे विश्व का चैलेंज है। हम तो समझते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है माननीय प्रधानमंत्री की आगाही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति काफी काम कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमें बहुत काम करने की जरूरत है और इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमारे मुल्क को नहीं हो सकती है। वो सिर्फ दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है, वो जम्मू कश्मीर के भी प्राइम मिनिस्टर है। और आप ये देख रहे हैं बदलाव तो यही है। हम ओपन बिल्कुल सड़क पे ओपन साये में आपसे बात कर रहे हैं और अपनी जो राय है वो आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के सोच से अब पूरी हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की नहीं, लेकिन पूरे विश्व की सोच बदल रही है पर्यावरण के प्रति। और अब रुख करते हैं असम का। असम कृषि मंत्री अतुल बोरा अपने पैतृक गांव बोराही में और कई किसानों के साथ अपने खेत पर काम करते और ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते दिखे। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मौसमी मानसून की बारिश देर से शुरू होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस वजह से इसके उत्पादन में कमी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के दौरान चावल की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे सभी कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 15,54,000 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,55,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था। यानी इस साल गैर बासमती चावल के निर्यात में 35% की वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो नगरी, कोटा और लखीमपुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 22 जुलाई को धान का भाव रहा 1,765 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,760 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 24 जुलाई को धान 1,880 रुपए पर बिकी। राजस्थान के कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 जुलाई को धान का भाव था 3,800 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,500 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,020 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए।
देश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धान का भाव रहा 1903 रुपए। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में सामान्य धान 2183 रुपए पर बिकी, जबकि पुडुचेरी की कराईकल मंडी में धान के सौदे 2560 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, राजकोट और पालनपुर मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,700 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को मूंगफली का भाव था 7,705 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 425 रुपए लुढ़क कर 7,280 रुपए पर हुए। पालनपुर मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,127 रुपए। 24 जुलाई को यहाँ इसके सौदों में 123 रुपए का उछाल आया और भाव 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में बीते शनिवार को मूंगफली का भाव था 5,950 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,000 रुपए। मैनपुरी मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 130 रुपए चढ़कर 6,280 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,000 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल्द से जल्द WRC धान की रुपाई पूरी करे। रुपाई से पहले पौधों के सिरे काट दे। यहीं लगातार हो रही बारिश के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि झूम धान के पौधे जलमग्न हो जाए। ऐसी स्थिति में किसान पौधों को ना उखाड़ें, क्योंकि पानी कम होने पर वे फिर से उगाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय मक्का के खेतों में पानी जमा ना होने दे। असम के पहाड़ी इलाके में साली धान की अर्ध बोनी किस्मों की रुपाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करे, जबकि जल्द से जल्द अरहर की बुआई कर ले। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की मध्यम और लंबी अवधि वाली किस्मों की रुपाई जारी रखे। यही इस समय किसान तिल की बुआई भी कर सकते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की रुपाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। बराक घाटी इलाके में साली धान की रुपाई और तिल की बुआई जारी रखे। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान जल्द से जल्द साली धान की रुपाई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ उड़द और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय पपीते की रुपाई की जा सकती है। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में साली धान की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ 120 दिनों की हो चुकी जूट की कटाई कर ले।
मेघालय में साली धान की रुपाई जारी रखे और खेतों में इसके साथ ही यहाँ लोबिया की बुआई करे। मेघालय में ही खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करे। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया है। मामले में से आरोपी अरुण चड्ढा को भी रोज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में लिवर स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के संदर्भ में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। बिहार के मोतिहारी में शराब के खिलाफ अभियान चला रही एक्साइज विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने एक होमगार्ड जवान को पीट कर मार डाला। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली NCR में दिल्ली पुलिस नियमित सुरक्षा जांच कर रही है। IGI एयरपोर्ट के पास महिपाल में स्थित होटलों में दिल्ली पुलिस ने बीती रात नियमित सुरक्षा जांच की। असम STF और कछार जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सिलचर इलाके में एक 4 पहिया वाहन से 2.5 किलोग्राम हेरोइन, 1 लाख याबा टैबलेट जब्त की हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 40 से 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा कटघर थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए यात्रा फिर से शुरू हो गई है। पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण रावी दरिया में जल स्तर बढ़ गया था और 20 जुलाई को श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में नार्को तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया है। BSF ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रदेश के कोतवाली में अवैध रूप से रह रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ATS और अलीगढ़ पुलिस की में संयुक्त अभियान में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के 7 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पुणे में RSS नेता मदन दास देवी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का कल तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया था। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।